चलिए, तो इस वीडियो में हम SN2 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक बार SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में देखते हैं। तो यह आपके पास में एक अल्काइल हैलाइड है और नाभिक रागी इस आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन के ऊपर आक्रमण कर रहा है और यहाँ से जो अवशिष्ट समूह के रूप में हैलाइड आयन बाहर निकल रहा है। यह एक पद में होने वाली अभिक्रिया है और इसमें कोई मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। इसमें एक संक्रमण अवस्था होती है जो कि कुछ इस तरह से होती है। इसमें कार्बन 5 समूहों के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप देखें, यह जो बंध यहाँ पर दर्शाया हुआ है यह टूटने वाला बंध है और यह जो Y- के साथ में जो बंध बन रहा है यह उसी समय पर बन रहा है जिस समय पर ये X वाला बंध जो है वो टूट रहा है। तो बंध टूटने की प्रक्रिया और बंध बनने की प्रक्रिया ये दोनों एक ही समय पर एक साथ साथ होती है। इसके लिए अगर हम ऊर्जा का आरेख देखें तो यह जो शीर्ष पर जो बिंदु है यह संक्रमण अवस्था को दर्शा रहा है। अगर संक्रमण अवस्था की ऊर्जा जो है वो कम रहेगी, मतलब संक्रमण अवस्था अगर स्थायी है तो अभिक्रिया आसानी से होगी, अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला है अवशिष्ट समूह का स्थायित्व या हैलाइड आयन का स्थायित्व। अगर हैलाइड आयन स्टेबल बनेगा, स्थायी रहेगा, तो वो आसानी से निकलेगा और जितना आसानी से हैलाइड आयन निकलेगा उतनी तेजी से अभिक्रिया होगी। अगला जो कारक है वो है नाभिक रागी व क्रियाधार की सांद्रता। SN2 अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है वो होता है वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणित नाभिक रागी की सांद्रता गुणित क्रियाधार या अल्काइल हैलाइड की सांद्रता। तो अगर हम नाभिक रागी या अल्काइल हैलाइड की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में यह दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम साइनाइड आयन से, नाभिक रागी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो साइनाइड आयन है, DMSO की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। DMSO क्या है सबसे पहले ये देखते हैं हम। तो DMSO का फुल फॉर्म है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है CH3 डबल बॉन्ड OCH3। यह एक ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक हुआ करता है। तो यहाँ पर Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक प्राथमिक कार्बन है क्योंकि यह कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। इसका मतलब ये द्वितीयक कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं हम इसको। अब आप ये देखें कि जो नाभिक रागी है, नाभिक रागी को इस कार्बन पर आक्रमण करना है। उसी तरह से नीचे वाले अल्काइल हैलाइड में साइनाइड आयन को क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन पर आक्रमण करना है। तो आप देखें साइनाइड आयन क्लोरीन की साइड से या क्लोरीन की तरफ से आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि क्लोरीन के पास भी 3-3 एकाकी युग्म है, मतलब क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। और क्योंकि साइनाइड आयन के ऊपर ऋणावेश है, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज्यादा है तो दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए साइनाइड आयन Cl की साइड से आक्रमण नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर ये वाला समूह आप देखें तो इस समूह की तरफ से भी Cn- आक्रमण नहीं कर सकता, उसको कठिनाई होगी। इस तरफ से आक्रमण करने में उसे त्रिविम बाधा मिलेगी। नीचे वाले अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो इसमें भी Cl की साइड से साइनाइड आयन आक्रमण नहीं कर सकता। इस तरफ यह बड़ा सा अल्किल समूह लगा हुआ है, त्रिविम बाधा रहेगी। इस तरफ CH3 समूह लगा हुआ है, यहाँ पर भी त्रिविम बाधा रहेगी। तो जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा रहेगी उतनी कठिनाई होगी नाभिक रागी को आक्रमण करने के लिए। चलिए इसी चीज को हम संक्रमण अवस्था से भी समझते हैं। जैसे यह आपके पास में SN2 अभिक्रिया की संक्रमण अवस्था है। इस संक्रमण अवस्था में यह जो X- वाला बंध है यह टूटने वाला बंध है। यहाँ से X- बाहर निकलेगा अवशिष्ट समूह के रूप में और नाभिक रागी Y जो है यह कार्बन के साथ में बंध बना लेगा।
यहाँ पर जो ये गोले से मैंने दर्शाए हुए हैं यह कुछ समूह हैं। यहाँ पर कार्बन के कुछ समूह रहेंगे, अल्कील समूह रहेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे गोले दर्शाए हुए हैं। तो अगर यहाँ पर छोटे अल्कील समूह रहेंगे तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण कम रहेगा। तो प्रतिकर्षण कम रहेगा तो ऊर्जा भी कम होगी, और यह ऊर्जा, इस ऊर्जा को हम संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। और संक्रियण ऊर्जा अगर कम रहेगी तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिक रहेगा, मतलब यह अभिक्रिया तेजी से होगी। कब SN2 अभिक्रिया तेजी से होगा? जब अल्कील समूह का जो आकार है वो छोटा होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने इस कार्बन से बड़े बड़े समूह जोड़ दिए हैं। जब बड़े समूह जोड़ दिए हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ने के कारण अभिक्रिया की दर जो है वो कम हो जाएगी। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस कार्बन से हेलोजन का परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से छोटे समूह अगर जुड़े हुए हैं तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। बड़े समूह जुड़े हुए हैं तो त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण प्रतिकर्षण बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने के कारण यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम SN2 अभिक्रिया की दर का क्रम देखें तो प्राथमिक अल्काइल हैलाइड में दर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा सबसे कम रहेगी, और हमारा जो संक्रमण अवस्था है वह सबसे अधिक स्थायी होगी। अच्छा, यह जो क्रम है यह SN1 अभिक्रिया के दर के क्रम का ठीक विपरीत क्रम है, क्योंकि SN1 अभिक्रिया के केस में हम क्या देखते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे अधिक दर दर्शाता है। वहां पर 3 डिग्री के केस में अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पर 1 डिग्री के केस में अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा है। तो हमारे शुरुआत वाले प्रश्न पर आते हैं हम। इन दोनों अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया की दर अधिक होगी, हमें यह जानना था। तो आप देखें यहाँ पर आपको प्राथमिक हैलाइड दिया हुआ है, 1 डिग्री हैलाइड दिया है, और यहाँ पर आपके पास में 2 डिग्री हैलाइड है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर सेकेंड वाले में त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, और त्रिविम बाधा ज्यादा होने के कारण यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है वो कम होगी, और ऊपर वाले में अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। यह हैलाइड जो है अधिक क्रियाशील होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। तो एक आपको यहाँ पर विनाइल हैलाइड दिया हुआ है, और दूसरा आपके पास में यहाँ पर अलाइल हैलाइड दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में से SN2 अभिक्रिया के प्रति कौन अधिक क्रियाशील होगा ये आपको बताना है। तो आप देखें यहाँ क्लोरीन के पास में 3 एकाकी युग्म होंगे, और यह एकाकी युग्म इस पाई बंध के साथ संयुग्मन में है, और जब पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से संयुग्मन में होते हैं तो वहां पर अनुनाद होता है। तो यह अनुनाद में भाग लेगा। इसकी अनुनाद संरचना हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, और यहाँ पर यह पाइबंद इसके ऊपर हमने शिफ्ट किया तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। तो इस तरह से यह अनुनाद संरचना बनी। अब आप देखें कि यहाँ पर इस कार्बन और क्लोरीन के मध्य द्विबंध, आंशिक द्विबंध लक्षण आ गया। आंशिक द्विबंध लक्षण आया। यह लक्षण किसके कारण आया है? अनुनाद के कारण आया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, उसकी बंध वियोजन ऊर्जा सिंगल बॉन्ड की तुलना में अधिक होती है, तो यह बंध आसानी से नहीं टूटेगा, और इस वजह से जो विनाइल हैलाइड होते हैं यह SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। कारण क्या है? आंशिक द्विबंध लक्षण के कारण, या हम बोल सकते हैं आंशिक द्विबंध गुण के कारण। अगला है आपके पास में अलाइल हैलाइड। तो चलिए यहां पर भी Cl है, Cl के पास में एकाकी युग्म है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म इस पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में नहीं है, और क्योंकि यह एकाकी युग्म पाई बंध के साथ संयुग्मन में नहीं है इसलिए यहां पर अनुनाद संभव नहीं है। अनुनाद संभव नहीं है तो यहां पर आंशिक द्विबंध लक्षण भी
कार्बन और क्लोरीन के मध्य नहीं आएगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा और सिंगल बॉन्ड को हम आसानी से वियोजित कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अलाइल हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी विनाइल हैलाइड की तुलना में। विनाइल हैलाइड तो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा ही नहीं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। SN2 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता की तुलना करनी है हमें। पहला यौगिक दिया है CH3 CH2 CH2Cl, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl और तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। तो सबसे पहले आप तीसरा यौगिक अगर देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यह किसका उदाहरण दिया हुआ है। यह आपके पास में है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड आंशिक द्विबंध लक्षण के कारण SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। अब आपके पास बचा पहला और दूसरा अल्काइल हैलाइड। इसको अगर ध्यान से देखें तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह आपके पास में प्राथमिक कार्बन है, मतलब ये प्राथमिक हैलाइड हो गया। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी प्राथमिक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी प्राथमिक हैलाइड हुआ। अब दोनों ही प्राथमिक हैलाइड हो गए। अब कैसे तुलना करें? तो अब हम इन दोनों की संक्रमण अवस्था को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो पहले वाले की संक्रमण अवस्था कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है और दूसरे वाले यौगिक की जो संक्रमण अवस्था है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन से CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है और यह जो समूह है यह समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है। कहने का अर्थ यह है कि इस इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की वजह से हमारी संक्रमण अवस्था स्थायी बन रही है। और हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि संक्रमण अवस्था जितनी अधिक स्थायी होगी SN2 अभिक्रिया उतनी आसानी से होगी, SN2 अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील रहेगा वो कौन सा वाला यौगिक रहेगा? सेकेंड वाला। उसके बाद में नंबर आएगा फर्स्ट वाले का और तीसरा वाला तो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए तीसरे वाले का नंबर सबसे आखिरी में। एक और उदाहरण की बात करते हैं। आपके पास में यौगिक A, B और C है। तो यहां पर SN2 की दर का क्रम आपको देखना है। तो Cl के पास में एकाकी युग्म होंगे। यह एकाकी युग्म पाइबंध के साथ संयुग्मन में है तो यहां पर अनुनाद होगा और अनुनाद के कारण यहां कार्बन और Cl के मध्य में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी आंशिक द्विबंध लक्षण हो जाएंगे और उसकी वजह से यहां पर आसानी से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। SN2 अभिक्रिया इस तरह के यौगिक प्रदर्शित नहीं करते। जिस प्रकार से हमने देखा था कि विनाइल हैलाइड SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, उसी तरह से फिनाइल हैलाइड भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम? SN2 अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो A वाला यौगिक SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हम आते हैं B और C वाले पे। B वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात करें तो एक कार्बन कैसा है? 2 डिग्री द्वितीयक कार्बन है। यहाँ पर भी द्वितीयक कार्बन से Cl जुड़ा हो। तो जब कार्बन की डिग्री समान हो जाती है तो पिछले उदाहरण में भी हमने देखा था कि हमने उनको किस तरह से उनकी तुलना करवाई थी? संक्रमण अवस्था बनवा के। तो इन दोनों की भी हम संक्रमण अवस्था बना लेते हैं। तो B वाले के लिए संक्रमण अवस्था कुछ इस तरह से बनेगी और C वाले की संक्रमण अवस्था ऐसी बनेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और बेंजीन रिंग में जो कार्बन होते हैं वो sp2 संकरित होते हैं, मतलब उनकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह जो समूह है यह इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कार्य करेगा, जिससे कि यह जो संक्रमण अवस्था में जो ऋणावेशित आपको समूह नजर आ रहे हैं इनका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि B वाले यौगिक में जो संक्रमण अवस्था बन रही है उसका स्थायित्व अधिक है और जब संक्रमण अवस्था का स्थायित्व अधिक होगा वहां SN2 अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। तो जो क्रम बनेगा SN2 अभिक्रिया की दर का वो कुछ इस तरह से बनेगा। B वाले यौगिक की सबसे ज्यादा,
उसके बाद C का नंबर आएगा और सबसे लास्ट में A का नंबर आएगा।